कराची पाकिस्तान की सबसे तेजी से बढ़ती हुई और लुक्रेटिव रियल एस्टेट मार्केट। यहाँ पे है बहुत से रेजिडेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे कि स्कीम 33, स्कीम 45, सुपर हाईवे, या फिर बहुत सी कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जहां आप आज इन्वेस्ट करें और कल बन जाएं अपने कारोबार के मालिक शहरे कायद में। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें आपको इन्फॉर्म करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्वेस्टर्स कॉर्नर बाय रेड बॉक्स मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुल से। इस शो में हम बात करेंगे कराची में उभरती हुई रियल एस्टेट मार्केट पे, रियल एस्टेट ट्रेंड्स पे, प्रॉपर्टी की दुनिया में तमाम तर रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑप्शंस पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया रज़ा एंड वेलकम टू द एपिसोड 1 ऑफ इन्वेस्टर्स कॉर्नर बाय रेड बॉक्स। आज के शो में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नवीद शाह और मिस्टर कामरान हैदर। अगर मिस्टर नवीद शाह का मैं तारुफ करवाऊं तो कई साल से रियल एस्टेट से मिस्टर नवीद शाह की वाबस्तगी रही है। मिस्टर नवीद शाह इज़ द CEO ऑफ रेड बॉक्स, जो कि पाकिस्तान का पहला रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। मिस्टर कामरान हैदर एक्सेप्शनल सेल्स एक्सपर्ट हैं। चाहे हम बात करें कराची की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ पे, मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ पे, स्कीम्स पे, स्कीम 45, सुपर हाईवे, बहरिया टाउन, सुरजानी टाउन, तमाम तर चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें मिस्टर कामरान के थ्रू मिल सकती है। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नवीद शाह, मिस्टर कामरान हैदर, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक जी, आप सुनाइए। थैंक यू। अच्छा खासा तवील वक्त गुजारा है आप दोनों ने रियल एस्टेट की दुनिया में। तो सबसे पहला सवाल मेरा मिस्टर नवीद शाह आपसे है कि इलेक्शंस हो चुके हैं, जनवरी का पहला महीना निकल चुका है, 2024 का अब एक फ्लो बन चुका है, तो अब आप रियल एस्टेट की मार्केट को किस तरह से देखते हैं, बिलखसूसन कराची में? थैंक यू जवेरिया, आपने इनवाइट किया हमें, और थैंक्स मेट्रो वन का भी। देखें, इलेक्शन तो बहुत अर्ली है अभी ये वाली बात करना, क्योंकि सिर्फ हम एक दिन ही अभी ऊपर हुआ है इलेक्शन हुए हुए। तो अभी तो खैर देखेंगे गवर्नमेंट्स किस तरह बनती हैं, क्या पॉलिसीज़ आती हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं रियल एस्टेट के अंदर बेहतरी लाने के लिए। ये तो हम शुरू से कहते आए हैं कि जो भी हुकूमत आएगी उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट का पाकिस्तान की जो GDP है उसके अंदर एक बहुत अहम रोल है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसकी वजह से चलती हैं। तो ऑब्वियसली ये सबसे जो है वो मेन पे इसको रखा जाएगा, इसके लिए इसको एक अच्छी शक्ल दी जाएगी, अच्छी पॉलिसीज़ इसके लिए इम्प्लीमेंट करवाई जाएंगी। लेकिन इससे पहले हम ये देखते चलें कि जो रियल एस्टेट डाउन है वो किस वजह से डाउन है या क्या उसके रीज़न्स हैं। तो हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 2 साल की जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी चल रही थी वो एक अहम रीज़न इसके पीछे थी। फिर बैंक के जो रेट्स थे, इंटरेस्ट रेट वो बैंक ऑफ़र कर रहा था, वो इन्वेस्टर को बहुत अट्रैक्ट किए, तो इन्वेस्टर वहाँ मूव हो गया। इसके साथ साथ एक बहुत अहम रीज़न जो है वो ये भी रही रियल एस्टेट की कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी हमने ये देखा इस टाइम पे आके कि उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, इन्वेस्टर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि मुझे किस टाइम पे बाय करना है और किस टाइम पे सेल करना है। तो माजरत के साथ मैं आपकी बात यहाँ पे काटूँ, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन नहीं है। पहले भी रियल एस्टेट में अच्छे खासे नफरी तादाद में लोग इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब अगर उनका रुझान बना बैंकिंग सेक्टर की तरफ, जैसे कि आपने जिक्र किया, तो आपके मुताबिक उसमें क्या रियल एस्टेट में बेहतरी आएगी या लोगों का ट्रस्ट कम्प्लीटली शेक हो चुका है सेक्टर नहीं, पे? ट्रस्ट तो बिल्कुल शेक नहीं हुआ। देखिए पूरी दुनिया में रियल एस्टेट की जो है इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है नहीं आपके पास। प्रॉपर्टी हमेशा ऊपर जाती है, हमेशा आपको फ़ायदा देती है। एक्चुअली होता ये है कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं ना वो बहुत तेज़ी से ट्रेड कर रहे होते हैं। मैंने जब ये जिक्र किया कि इन्वेस्टर की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, तो यहाँ इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल घंटों पर ट्रेड करने का सोचता है कि मैं आज पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे कल प्रॉफिट हो जाए। ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है रियल एस्टेट के लिए। इसमें ब्रोकर्स का भी हाथ है, जो लोग काम कर रहे होते हैं रियल एस्टेट की वो भी सब लोग इसमें शामिल होते हैं इस गुनाह के अंदर, क्योंकि इससे एक तो जो प्रॉपर्टी है वो आम इन्वेस्टर जो आम एंड यूज़र है उसकी पहुंच से दूर होती है। दूसरा ये कि इन्वेस्टर की आदतें ख़राब होती हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप एटलीस्ट 6 महीने 1 साल का प्लान करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो वो 5-5 साल 10-10 साल की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो ग्लोबली लोग करते हैं। सर, आदतें तो इन्वेस्टर्स की मेरे ख्याल से वैसे ही ख़राब हो चुकी हैं। कराची में जो प्लॉट कल्चर को फ़रोग देने पे इतना ज़्यादा प्लॉट कल्चर इतना पॉपुलर कराची में रहा है, तो मेरे ख्याल से तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ पे भी अगर बात करें या फिर लोगों के इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट पे बात करें तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आए हैं।
बिल्कुल ऐसा है। प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, किसी हद तक उसकी वजह ये होती है कि ये कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करती किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर। एक्चुअली तो लोगों को जाना चाहिए कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ, घर बनने चाहिए, घरों के साथ बहुत सी चीज़ें लिंक हो जाती हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ उसके अंदर आ जाती हैं, लोगों का फ़ायदा होता है। सो ये हमने देखा कि इस टाइम पे जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसकी प्राइसेस नहीं गिरी हैं, बहुत कम फ़र्क वहाँ पे पड़ा है एज़ कम्पेयर टू। अगर आप उसको प्लॉट से देखेंगे तो वो तो चूँकि उसमें एक बबल क्रिएट हो गया था, वो बबल इतना बड़ा था कि उसको बस्ट होना ही होता है। और ये होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुबई में हम देखते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ रियल एस्टेट चल रही होती है वहाँ पे हर 4-5 साल के बाद ये वाले सर्कल्स आते हैं। अगला सवाल मेरा मिस्टर कामरान हैदर से है कि जैसे कि मिस्टर नवीद शाह ने बात की इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट पे कि किस तरह से डिक्लाइन और अगर वो अपवर्ड जा रहा है, तो इन्वेस्टर्स इस वक्त हमारे हैं कहाँ, क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और एक इन्वेस्टर और एक एंड यूज़र का एक्चुअली फ़र्क क्या है? थैंक यू जवेरिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। और अगर मैं आपका जो पहला सवाल है कि इन्वेस्टर है कहाँ, तो इन्वेस्टर कहीं नहीं है, मार्केट में ही है। और जैसा कि अनसर्टेनिटी एक मुल्क के अंदर थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और अब इलेक्शन हो गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अब आने वाले आपको 90 डेज़ के अंदर एक बहुत बड़ा जंप मार्केट में नज़र आएगा, जहाँ पे इन्वेस्टर्स, प्रॉपर्टी, हर चीज़ आपको जो है अपवर्ड्स जाते हुए नज़र आएगी, मुस्तहकम नज़र आएगा आपको। और इसी तरीके से अगर बात करें कि वो इन्वेस्टमेंट कब से शुरू हो सकती है, तो हम तो बीइंग अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हम यही रिकमेंड करते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप आज ही की तारीख में, क्योंकि इस वक्त मार्केट लो है, आपको बहुत अच्छे रेट्स में बहुत अच्छी फिजिबिलिटी के साथ चीज़ें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। दिस इज़ द राइट टाइम कि कोई भी एक इन्वेस्टर या एक एंड यूज़र अगर कोई घर बनाना चाहता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आज ही की तारीख में इन्वेस्टमेंट करे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट 180 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस रियल एस्टेट मार्केट के लिए और इस इन्वेस्टर के लिए, कि अगर वो आज इन्वेस्टमेंट करता है तो वी मेक श्योर कि जी हम ये गारंटी भी कर सकते हैं कि जी अगले 180 दिनों के अंदर वो अच्छे रिटर्न्स और रिबेट्स यहाँ से ले सकते हैं। कामरान, आपसे अगला सवाल जो मेरा था इसी का पार्ट था कि इन्वेस्टर और एंड यूज़र का फ़र्क इस वक्त क्या है? इन्वेस्टर और एंड यूज़र का फ़र्क बहुत माइनर सा होता है। एंड यूज़र जो है वो एक ऐसा सिटीज़न है जो कि अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, और इन्वेस्टर वो है जो कि इस मार्केट के अंदर आके एक ऐसे डोमेन के साथ जहाँ पे वो अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकता है, और वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। और एंड यूज़र जो हैं वो बिल्कुल ही ग्रास लेवल के ऊपर जाके वो सिर्फ ये कंसर्न होता है कि मुझे एक ऐसी लिवेबल जगह मिले जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ, या मैं एक ऐसी कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे ले सकूँ जहाँ पे विद इन अ ईयर वो जाके शिफ्ट हो सकें, उनको वो यूटिलिटीज़ मिल सकें, और वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात के साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। अच्छा मिस्टर नवीद शाह, कामरान की बात से ही मैं एक यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँ, और वो है मेरा आपसे अगला सवाल कि कामरान ने एक बात की कि हम अपने तमाम तर यूज़र्स को, हम अपने तमाम तर क्लाइंट्स को यही रेकमेंड करते हैं कि यही सही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का। इसी तरह के हमें बहुत से थंबनेल्स, बहुत से सोशल मीडिया पे हाइप नज़र आती है कि जो मार्केट डाउन होने का वक्त है उसी में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इसको फैक्चुअली हम किस तरह से बैकअप कर सकते हैं? हिस्टोरिकल अगर हम इसके रिकॉर्ड्स देखें कि किस वक्त में मार्केट डाउन रही, लोगों ने इन्वेस्ट किया, बेहतरी आई, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं दोबारा वही बात करता हूँ कि जिस तरह इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स की प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। अच्छा, एक इन्वेस्टर का भी एक हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन ये है कि शायद जिसके पास 20-50 लाख रुपए हैं वो इन्वेस्टर है। वो बेचारा इन्वेस्टर नहीं है, वो तो 50-60 लाख रुपए लेकर बैठा हुआ है। इन्वेस्टर का मतलब होता है वो आदमी जो करोड़ों रुपये लेकर बैठता है, वो इन्वेस्टर होता है। उसकी एक नर्व्स होती हैं, उसको पता होता है, उसकी होल्डिंग पावर्स होती हैं कि मैंने अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे उसको कितना अर्सा होल्ड करना है, जिसके बाद मैं उसमें एक अच्छा जो है गेन उससे मैं लूँगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो टाइम है जब प्रॉपर्टी बैठी हुई है, रेट्स कम होते हैं, उसी टाइम पर तो एक्चुअली इन्वेस्टर सामने आता है
क्योंकि ये सबसे अच्छा बाइंग टाइम होता है। उसको पता होता है कि हर आदमी जो डेस्परेट होकर निकलेगा वो अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा और मैं उस टाइम पे उसको बाय करूँगा और फिर मैं उस प्रॉफिट को डबल ट्रिपल करूँगा उस टाइम के ऊपर। सो इन्वेस्टर्स की जो थोड़ी सी साइकी है ना पाकिस्तान के अंदर, वो और इन्वेस्टर जो है वो देखता है सिर्फ प्रॉफिट अपना। जिस तरह मैं बैंक्स की बात कर रहा था या उसकी बात, उसको इससे लिंक नहीं है कि मुझे कहाँ से मिल रहा है प्रॉफिट। उसने ये देखना है कि मुझे आज की तारीख में मेरे पास जो आज ये 10 करोड़ पड़ा हुआ है, ये 20 करोड़ है, इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ और ये मेरे साथ एक हफ्ते में या एक महीने में मुझे क्या रिटर्न दे देगा इन्वेस्टर। सो इस ये रीजंस हैं जिसकी वजह से कि मैं ये कह रहा था कि इन्वेस्टर की जो प्रॉपर एजुकेशन है, ट्रेनिंग्स हैं, ये अगर करवाई जाएँ हों। अवेयरनेस तो है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो ये काम करते हैं। स्टॉक में हम देखते हैं कि लोग इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल रियल एस्टेट के अंदर ये एक नए ट्रेंड्स हैं जो बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये सेट हो जाएंगे। लोगों को पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट्स आपको उस टाइम पे करनी है, बाइंग करनी है जो जिस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे होती हैं। आज हम खुद ये बात कर रहे हैं, जो कामान बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जो शख्स बाय कर लेगा चीज़ को, ये हम गारंटी देते हैं कि जो प्रॉफिट वो देखेगा अगले एक साल में, वो उसने पिछले 3 साल या 4 साल में भी नहीं देखा होगा। क्योंकि ये दिस इज़ द राइट टाइम ना, जब प्रॉपर्टी उठेगी तो आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी इस वक्त 20% 30% माइनस में मिल रही है चीज़ें। तो आप इसके ऊपर ये देखिए कि आप जब ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आप 50% 60% पर एनम गेन बहुत इजीली इस टाइम पर ले सकते हैं रियल एस्टेट से। कामरान, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कराची में बढ़ती हुई मार्केट्स इन्वेस्टर्स के लिए ही एक वक्त में सुपर हाईवे, बल्कि मैं कहूँगी अभी भी सुपर हाईवे काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन बिलखसूसन बात करें स्कीम 45 की, स्कीम 45 और वहाँ की उभरती हुई मार्केट, उसकी पॉपुलैरिटी को आप किस तरह देखते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए स्कीम 45 एक किस तरह की लोकेशन है? जवेरिया, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये सवाल है। स्कीम 45 को अगर सबसे पहले हम समझें तो स्कीम 45 एक सरकारी स्कीम है, और ये अगर आप विद इन द सिटी कोई भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो नियर बाय सिटी हो, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसकी मतलब लोकेशन जो है वो इतनी आइडियल, इतनी प्राइम है कि 5-5 मिनट के फासले पे इस वक्त सारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, और सिर्फ ना ही बेसिक नेसेसिटी बल्कि बड़े ब्रांड्स वो भी आपको विद इन 5 मिनट ड्राइव पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्कीम 45 आपका जो है लिंक करता है गुलशन मेमार के साथ। इसी का दूसरा जो एंगल है वो आपका सरजानी के साथ भी आप स्कीम 45 को कनेक्ट करते हैं, और इसी से थोड़ा सा आगे निकलें तो मंगो पीर्स के साथ भी आप स्कीम 45 को कनेक्ट करते हैं, और इससे आगे वाले रूट पे आएँ तो बल्दिया के साथ भी आप स्कीम 45 को कनेक्ट करते हैं। क्या स्कीम 45 पे इस वक्त कोई बड़े बिल्डर्स, बड़े नाम मौजूद हैं? आप शायद ही कोई ऐसा इस वक्त बड़ा बिल्डर या कोई बड़ा डेवलपर हो जिसने अपनी बाइंग ना की हुई हो। ऑलमोस्ट 100% ऑफ बिल्डर्स, मतलब जितने भी लोग कराची में विद इन द सिटी काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे या तो अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर चुके हैं स्कीम 45 के अंदर, या वो लैंड बाय कर चुके हैं, अबाउट टू अनाउंस्ड हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके आएँ। अच्छा कामरान, एक कॉमन स्टेटमेंट रहता है कि जो जगह आबाद करनी होती है कराची में, तो लोगों के माइंडसेट को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ मवेशी मंडी लगा दी जाती है। स्कीम 45 में भी हमने इस साल देखा कि मवेशी मंडी कायम की गई थी, तो इसकी अहमियत को आप किस तरह देखते हैं? जवेरिया, मवेशी मंडी तो एक पहला मूव है स्कीम 45 को बूस्ट करने के लिए। स्कीम 45 में आपके जो प्लान हैं, अगर आप इसको लॉन्गर रन पे स्टडी करेंगी तो सारे बिजनेस हब, हर तरह का जो भी बिजनेस एक्टिविटी इस वक्त विद इन द सिटी हो रही है, वो उसकी सारे मेजर पार्ट्स स्कीम 45 में मूव करने हैं, जिसमें आपका जूड़िया बाज़ार जो कि मास्टर प्लान के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है स्कीम 45 के अंदर, कि वो किसी भी दिन किसी भी तरीके से वो जूड़िया बाज़ार को स्कीम 45 लेके जाना है। आपकी शेरशाह मार्केट जो एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है, उसको भी स्कीम 45 लेके जाना है। अगर आप फ्यूचरली में देखना चाहें कि स्कीम 45 किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो स्कीम 45 का जो इन्वेस्टर के लिए अगर मैं कहूँ कि जी क्या जो है इसका रिटर्न्स होंगे, तो वो स्कीम 33 से भी ज़्यादा रिटर्न्स होंगे स्कीम 45 के अगले 10 साल के अंदर। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो लेकिन फ़ायदा उसी को होगा जो इस वक्त बाइंग करता है स्कीम 45 में। अच्छा मिस्टर नवीद शाह, आपने वैसे तो पहले सवाल के जवाब में ही प्लॉट कल्चर को डिस्करेज किया, लेकिन इस वक्त आप क्या बेहतर समझते हैं कि लोग प्लॉट्स की बाइंग की तरफ जाएं या फिर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ की तरफ, और क्या इस वक्त कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं?
बिल्कुल जवेदिया, ऑप्शंस देखें दोनों अवेलेबल हैं, प्लॉट्स भी हैं और विलास भी हैं। देखें हर चीज़ डिपेंड करती है आपके ऑब्जेक्टिव पे। कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे एंड यूज़र बनना है, मुझे घर लेना है, या वो चाहता है कि मैं पैसिव इनकम जनरेट करूँ, मैं इसको रेंट आउट करूँ प्रॉपर्टी को लेके। कुछ सेकंड होम बनाना चाहता है इंसान अपने बच्चों के लिए, तो ऑब्वियसली वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में जाता है। कुछ लोग होते हैं उनके पास शायद उतने वसाइल नहीं होते कि वो एक 50 लाख का या 1 करोड़ तक के घर की वो बात करें, तो ऑब्वियसली वो फिर प्लॉट्स पे जाएंगे, या वो चाहते हैं कि हम प्लॉट्स लेके थोड़े अरसे के बाद 2 प्लॉट्स ले लूँ, फिर मैं एक प्लॉट को सेल करूँ, मैं दूसरे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर लूँ। तो ये अपनी अपनी हर शख्स की प्लानिंग होती है कि मैं किस तरह से काम करूँ उसको लेके। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, बट मैं इस सेंस में बात कर रहा था कि जो एक्चुअली किसी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की है। और हमें मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में घरों की शॉर्टेज भी है। छत हर इंसान का एक बुनियादी हक है, उसकी ख्वाहिश है, उसको चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, तो उसी के लिए जदोजहद करता है। लेकिन जिसके पास एक छत हो जाती है, 2 छतें हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो ज़मीन पे जाता है, वो प्लॉट्स पे जाता है, वो एक ओपन लैंड पे भी जा सकता है। अपना अपना ऑब्जेक्टिव, अपने अपने बजट्स को देखते हुए, अपनी अपनी प्लानिंग्स को देखते हुए हर शख्स जो है वो प्लान करता है। कमरान, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हमने बात की स्कीम 45 पे, बहुत से बड़े नाम जो कि वहाँ पे अपनी सोसाइटीज़ लॉन्च कर चुके हैं, इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लोगों की फिजिबिलिटीज़ के लिए या लोगों की बेहतरी के लिए वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। फिर हमने बात की मिस्टर नवीद शाह से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ की इम्पोर्टेंस की, तो हाल ही में एक सोसाइटी वहाँ पे हमने देखी जिसका नाम था गुलशन जीवन। गुलशन जीवन में कई विलाज ऑफ़र हो रहे हैं लोगों के लिए, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं गुलशन जीवन के लिए हर उस बंदे को ये कहना चाहूँगा कि जो अपने रहने के लिए घर देख रहा है मुस्तकबिल में, तो उनको बग़ैर सोचे समझे कम से कम एक विज़िट वहाँ लाजमी करना चाहिए। उसकी वजह कि अगर हम इसको सिर्फ कंपैरिजन करें कि इस वक्त शहर के अंदर जो प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, आपको किसी भी अच्छी डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर 1.5 लाख रुपए गज़ के रेट से कम पे नहीं मिलती। इसी को कंपेयर करते हुए अगर मैं गुलशन जीवन को आपको इस वक्त प्राइस कंपैरिजन बताऊं, तो गुलशन जीवन आपको 35 से 40 हज़ार रुपये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के रेट के ऊपर गज़ के हिसाब से मिल रही है। यानी कि आप 120 गज़ का घर जो शहर में लेते हैं वो आप समझें कि वो 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 70 लाख रुपए का मिनिमम है, और सेम क्वालिटी सेम फीचर्स के साथ गुलशन जीवन इस वक्त आप एक अच्छा घर अपने लिए 70-75 लाख रुपए का ले सकते हैं। तो और उस सबसे मतलब गुलशन जीवन को आप इस तरीके से देखें कि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो आपकी गुलशन मेवार से 5 मिनट और नई मवेशी मंडी से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, और गुलशन जीवन के एतराफ़ में इस वक्त समझें कि कोई 10 से 12 बड़े बिल्डर्स जिसमें गौहर है, GFS है और चायल है, ये सारी एक्टिविटीज़ इस वक्त हो रही हैं। ये वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको सारी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं, और ये वो सोसाइटीज़ हैं जो ऑलमोस्ट अपने सारा डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट कर चुकी हैं, और अगले 3, 4, 5 सालों के अंदर यहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल 100% तक पहुँच चुका होगा। अच्छा मिस्टर कामरान, इन्वेस्टर्स कॉर्नर बाय रेड बॉक्स के तवस्सुल से अगर हमारे किसी भी व्यूअर को यहाँ पे 80 गज़ या 120 गज़ के विला में बुकिंग करवानी हो, तो उसका तरीक़ेकार क्या रहेगा? आप उसका तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। आप रेड बॉक्स के पेज पे जाएं, रेड बॉक्स के पेज पे जाके आप हमसे वहाँ से कांटेक्ट करें। उसके अलावा आपको नंबर भी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप हमें कॉल करें डायरेक्ट और हमारे साथ विज़िट अलाइन करें, और हम आपको विज़िट भी कराएंगे, और इंशाल्लाह जो बेहतर गाइडेंस हो सकेगी वो भी प्रोवाइड करेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नवीद शाह एंड मिस्टर कामरान हैदर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।